ये लाइन सुनाने से पहले हम एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि ये वो गीत है जिसे लता मंगेशकर गाने वाली थी। वो गा नहीं पाई क्योंकि वो रही नहीं, हाँ और वो गीत आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, और वो गीत पहली बार हमारे चैनल पर आज रिकॉर्ड हो रहा है और ये आपके बीच आएगा। हाँ। जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ हमारे स्क्रीन पर बहुत बड़े गीतकार, बहुत बड़े संगीतकार और 300 से ज्यादा गाने को अपने कलम देने वाले विशु जी हैं। आज मैं इनके साथ बात करूंगा, और सबसे पहले जब इनसे मैं बात करूं तो चूंकि आज शिवरात्रि है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और इनका एक गीत भी आज आया है जिसका बोल है बाराती भोले बाबा की, और आज ही ये रिलीज हुआ है। क्योंकि बहुत दिनों से मैं इनसे वक्त मांग रहा था और इनकी तमाम व्यस्तताएं थी, 2 बार से ज्यादा मैंने इन्हें कॉल किया और इन्होंने मुझे अब जाकर समय दिया है, तो बहुत समय के बाद इनका समय मिला, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विशु जी को कि इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। सबसे पहले तो मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने किन किन लोगों के साथ काम किया और कितने गाने लिखे। 300 से ज्यादा गाने को इन्होंने अपनी कलम दी, बहुत सारे गाने खुद से भी गाए, 20 से ज्यादा इन्होंने सीरियल्स के गाने लिखे जिसे टाइटल सॉन्ग कहते हैं। क्योंकि म्यूजिक के बारे में मुझे बहुत कम अनुभव है, शायद मैं पहली बार किसी म्यूजिक के क्षेत्र से जुड़े लोगों का इंटरव्यू कर रहा हूं, तो अगर कुछ गलती होगी तो आप जरूर हमें सुधारेंगे। 20 से ज्यादा टाइटल सॉन्ग इन्होंने बहुत सारे में लिखा है, और डीडी किसान जो कि भारत सरकार का एक चैनल है, हाल में ही उस पर इनका राखी और सिंदूर नाम से एक गीत आया था, एक टाइटल सॉन्ग आया था। और भी तमाम बातें होंगी इनसे। सबसे पहले एक स्लाइड के माध्यम से हम समझना चाहेंगे इनके बाद। ये आप देख सकते हैं कि विष्णु जी कैलाश खेर के साथ आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन्होंने इनके लिखे गीत को कैलाश ने भी गाया है। इनके लिखे गीत को कविता सेठ ने गाया है। कविता सेठ वो गायिका है जिसकी गीत आप लोगों ने सुनी होंगी। इनका एक गीत रहा है बहुत ही फेमस, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, आप लोगों ने सुना होगा। अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे विष्णु भैया विनोद राठौर के साथ। तो विनोद राठौर 70 के दशक 80 के दशक के पुराने दौर के एक बहुत ही फेमस गायक रहे हैं, और इनका एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, बताना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता कि हमें तुमसे मोहब्बत है। आपने ये गीत सुना होगा। उसके गायक विनोद राठौर, इन्होंने भी विशु जी के गीत के लिखे गीत को गाया है। आपके स्क्रीन पर अब दिख रहे हैं विशु जी के साथ इस सदी की महानायिका महागायिका लता मंगेशकर, जिन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं। संगीत की दुनिया में इनका कोई जोड़ नहीं है, और इनके साथ आप देख सकते हैं विशु जी को, इन्होंने इनके साथ भी गीत गाया है, और इन पर भी हम बहुत बात करेंगे अभी इंटरव्यू के। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं विशु जी लता जी के स्टूडियो से। उस स्टूडियो में इन्होंने बहुत सारा गाना भी रिकॉर्ड किया है, तो उस स्टूडियो में आपको ये दिख रहे हैं। अभी आपको विशु जी दिख रहे होंगे रॉ स्टार ऋतुराज के साथ। ये एक बहुत बड़े परफॉर्मर है, इनके भी गीत बहुत सारे फिल्मों में आए हैं। और अभी आपको स्क्रीन पर विशु जी के साथ दिख रहे हैं जावेद अली। जावेद अली वो गायक हैं जिनका लिखा गीत आज के समय में, जिस वक्त मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इनका एक गीत है जिसे इन्होंने गाया है जावेद जी ने, श्रीवल्ली, जो कि अभी हाल में बहुत ही चर्चित फिल्म पुष्पा में इन्होंने ही ये गीत दिया था, जो बहुत ज्यादा वायरल भी रहा है पूरे देश और दुनिया में। हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे विशु जी के साथ, और अब विशु जी से बात होगी आगे। विशु जी, आपका आज एक गाना रिलीज हुआ है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि वो गीत आज आप जाकर सुने, जिस गीत का बोल है बाराती भोले बाबा की, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर सुने। और विशु जी से भी अपील होगी कि थोड़ा 1-2 लाइन गुनगुना दे, तो आज शिवरात्रि के दिन शिव जी को याद करते हुए हम अपना इंटरव्यू शुरू करें। नमस्कार आशीष बाबू, ओएसडी इंडिया का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे आप इंटरव्यू कर रहे हैं। और एक कलाकार के लिए बहुत अच्छी बात तब होती है जब आप अपने जो आपके श्रोता होते हैं, जो आपके दर्शक होते हैं, उसके बीच में जब आप जाते हैं, क्योंकि यही हम कलाकारों की खुराक होती है, जैसे गाड़ी का खुराक पेट्रोल होता है। और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आशीष जी की आप वास्तव में 2-3 बार मुझे कोशिश की, और मेरी किन्हीं व्यस्तताओं के कारण मैं आपका इंटरव्यू नहीं दे सका। इस बात का मुझे खेद है।
लेकिन शायद आज इस इंटरव्यू को देकर उस क्षतिपूर्ति समझ सकते हैं कि मैं पूरा कर सकता हूँ शायद। और अभी मेरा आज ही एक गाना रिलीज हुआ है महादेव के नाम पे, जिस गाने का नाम है बाराती भोले बाबा की। और वह गाना काफी लोकप्रिय हो रहा है, काफी लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे लोग बोल रहे हैं कि बोल अच्छे हैं, गाना अच्छा है। तो मैं चाहूंगा कि आपके भी दर्शक आज महाशिवरात्रि के समय में ये गाना हुआ है तो जरूर बाराती भोले बाबा की विशु नाम से जब सर्च करेंगे तो उन्हें मिलेगा। मैं 2-4 लाइन गुनगुना देता हूँ जिससे कि उनको उसका ध्येय और उसका जो एक तारतम्यता है संगीत और गीत की वो सुनाई पड़ेगी। मेरी आवाज आ रही है हाँ क्लियर? हाँ। तो मैं स्टूडियो में तो नहीं हूँ इसलिए थोड़ी सी आवाज दबी रहेगी, बट एक सेंस समझ में आ जाएगा। बाराती भोले बाबा की कैलाश से चली, नाचे नंदी ठुमक ठुमक संग नाग बासो के, डम 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 डमरू बाजे डुग 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 डुगे, डम 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 डमरू बाजे डुग 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 डुगे। बाराती भोले बाबा की कैलाश से चली, नाचे नंदी ठुमक ठुमक संग नाग बासु के, अतरंगी अलबेला अतरंगी अलबेला, भोला आज बना दूल्हा, सारा जग है बाराती, हिमालय आज खड़ा डोला। अतरंगी अलबेला, दूल्हा आज बना भोला, सारा जग है बाराती, हिमालय आज खड़ा डोला। शोर शराबा सुनकर दुल्हन पार्वती बोली, बाराती भोले बाबा की कैलाश से चली, नाचे नंदी ठुमक ठुमक संग नाग बासुकी। इस तरह से है। और क्योंकि पूरे गाने को मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि हाँ लोगों दर्शकों को अगर अच्छा लगे तो वो जाकर जरूर सुने। हाँ जी आदेश करें आशीष जी। हाँ। विशु जी, आपके हालिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैं जब खंगाल रहा था, चूंकि इंटरव्यू लेने से पहले कुछ रिसर्च करना पड़ता है, और इस क्षेत्र में चूंकि गायक का इंटरव्यू लेना था, एक लिरिसिस्ट का इंटरव्यू लेना था, और ऐसे लिरिसिस्ट का जिनका लिखा गाना साउथ के भी फिल्मों में गाया गया हो और बॉलीवुड में भी बहुत सारे फिल्मों में आया हुआ हो, और बहुत सारे बड़े गायकों ने जिसका गाना गाया हो, तो थोड़ा सा तो संभल के पूरा वो रिसर्च करना पड़ता है। तो रिसर्च के दरमियान मुझे पता चला आपके नहीं नहीं, हम हमेशा ही सीखते रहते हैं, ऐसी बात नहीं आशीष जी। और ये आपका बड़प्पन है कि आप इस तरह की बातें करते हैं। और मुझे लगता है हर एक एंकर या रेडियो जॉकी होता है, उनको सर्च करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है एक व्यक्तित्व के बारे में लोग नहीं जानते हैं। और अच्छा लगा यह सुनकर कि आपने थोड़ी बहुत कुछ सर्च की है। हाँ, तो जी रिसर्च के दरमियान मुझे एक बहुत एक तस्वीर आपकी दिखी, जो अभी स्लाइड शो भी जब चलाया था तो वो तस्वीर हमने चलाया था। क्योंकि वो जी जी। तस्वीर से सवाल है, क्योंकि सवाल तो हर तस्वीरों से बहुत हो सकता है, वक्त की भी कमी है, लेकिन एक तस्वीर से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक तस्वीर में आप लता मंगेशकर जी के साथ दिख रहे हैं। क्या यादें जुड़ी अरे उनके साथ? वो मेरे जीवन का बड़ा ही सौभाग्य था मेरा। मैं जब पहली बार मुंबई आया था, ये 2006 या 7 की बात रही होगी, तो मैं जहाँ लता जी का स्टूडियो है वहीं आसपास रहता था। तो मुझे पता चला कि ये लता जी का स्टूडियो है, और किसी एक मित्र के साथ उनके रिकॉर्डिंग में जाने का अवसर मिला। तब मैं आया था, मैंने एक भी गीत लिखे नहीं थे, लिखने के लिए आया था। उस क्रम में दीदी को, अच्छा दीदी तो बड़ी हैं, लेकिन हम लोग छोटे शहर से आते तो सब आर्टिस्ट एक जैसे ही लगते हैं। और हम लोग जिस दौर में संगीत गीत सुन रहे थे, उस समय जो मार्केट में आता है वो अलग होता है। और दीदी तो मतलब गोल्डन एरा से लेकर मतलब 3-3 4-4 पीढ़ियां उनकी लोगों ने सुना है, 70-80 साल तक जो मतलब गायकी के क्षेत्र में रही हैं। तो उनका एक मराठी में भजन रिकॉर्ड कर रहे थे। उस तस्वीर में आपने देखा होगा, एक उनका नाम है राम लक्ष्मण जी, जिनके गाने बहुत सुपर हिट होते थे फिल्मों में। हम आपके हैं कौन के वो म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। जो सलमान खान की पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया, उसके म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। और उनके बगल में ही दीदी की छोटी बहन है, मुंगड़ा, एक गाना आपने सुना होगा, मैं गुड़ की ढली, वो उनका गाया हुआ है। उनका नाम है उषा मंगेशकर जी।
तो ये लोग हस्ती लोग आए हुए थे और मैं गया था और मैं देखा दीदी गा कैसे रही हैं, लोग टेक कैसे ले रहे हैं। तो मेरा एक पहला अनुभव था स्टूडियो में कदम, मैं जब पहली बार जब रखा किसी स्टूडियो में, मुझे लगता है वो लता दीदी का स्टूडियो था और लता दीदी गा रही थी। कमाल की बात ये है। और फिर ऐसे एक सबकॉन्शियस में था कि यार कभी इनके लिए गाना लिखूंगा। अब मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी हस्ती के लिए गाना लिखना कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन एक बाल अवस्था बोल सकता हूँ, किशोरावस्था, जिसमें कि ऐसा सोच लिया। बाद में फिर वो एक जर्नी हमारी चलती रही, कई बड़े-बड़े लोगों ने स्टार्ट किया। मैं साधना सरगम जी मेरी पहला गीत सीरियल के लिए गाई, वैशाली सावंत, बड़े-बड़े जो आपने स्लाइड चला ही चुके होंगे। तो हाल-फिलहाल की बात है, 2.5 साल पहले की बात, कोरोना से पहले एक फ़िल्म मैं कर रहा था, जिसमें कि गाना लिखा और प्रोड्यूसर और हमारी बात हुई कि लता जी को से गाना गवाना है। और ये भी पता था कि दीदी अब गाना छोड़ चुकी हैं। तो ये बात अब मेरे ऊपर आ गई थी और मैं जैसे सुना तो मेरी वो 13-14 साल पहले वाली बात याद आ गई, अरे यार ये तो अवसर मिला है मुझे। और मैं अक्सर दीदी के यहाँ जाता था स्टूडियो में रिकॉर्ड करने, उनकी फ़ोटो देखता था, लोगों से चर्चाएँ होती थी। और ये स्टूडियो बाद में तब्दील दूसरे स्टूडियो में हो गया, टूट कर दूसरी जगह बन गया, जहाँ की आपने फ़ोटो चलाया होगा। और हाँ। जो तस्वीर में मैं हूँ, वो पुराना स्टूडियो है। वो स्वरलता था, इसका लता मंगेशकर नाम था, तो दोनों का बदला था नाम। और फिर उसी दौरान दीदी को बात हुई है कि भाई म्यूज़िक डायरेक्टर कौन रहेगा? सबका म्यूज़िक करती हैं, गाती नहीं है स्टूडियो। तो मैं गया उनके यहाँ, जो स्टूडियो में एक है म्यूज़िक डायरेक्टर, उनसे मैं मिला। वो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला दीदी तो गाती नहीं है, आप आशा जी से गवा लो। तो मैं बोला कि नहीं, आशा जी से तो गवा ही लेंगे, लेकिन दीदी बड़ी हैं और एक उस तरह से सम्मान है लोगों का, तो उनसे गवाना चाहिए, वो अस्वस्थ भी रहते हैं। और मैं बोला यार मेरा एक बोलते हैं ना कैरियर बन जाना, एक एक आशीर्वाद मिल जाना। तो फिर वो मेरी बात सुनकर उन्होंने बोला कि अच्छा अगर उनको लिरिक्स पसंद आएगा तो मैं गवा दूँगा। हम्म। क्योंकि उनका घर आना-जाना अक्सर होता रहता है। उनका नाम है मयूरेश जी, है ना? तो मैं लिरिक्स दिया और उनको संयोग से पसंद आ गया। मैं मन ही सोच लिया कि गाना तो उनको ज़रूर पसंद आएगा मैं जो लिखूँगा। हम्म। ये तो मेरा दायित्व है, फिर मैं लिख रहा हूँ, तो ये तो मेरे यहाँ। तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी, उनको पसंद आई, वो मैं सुनाना चाहूँगा कि वो मेरा हाँ। रिकॉर्ड हो नहीं पाया गाना, क्योंकि हाँ। उसके बाद कोरोना आ गया, चीज़ें रुक गई। और अभी हम लोग जब प्लान कर रहे थे, प्रोड्यूसर फिर से जागृत हुए, प्रोड्यूसर, सारी फ़िल्में इंडस्ट्री बंद हो गई थी 2 साल से। तो वो लाइन 2-4 लाइन आपको सुना दूँगा कि हाँ, ये लाइन लाइन सुनाने से पहले हम एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि ये वो गीत है जिसे लता मंगेशकर गाने वाली थी, वो गा नहीं पाई चूंकि वो रही नहीं, हाँ, और वो गीत आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, और वो गीत पहली बार हमारे चैनल पर आज रिकॉर्ड हो रहा है और ये आपके बीच आएगा। हाँ, हाँ। हाँ, मुझे बहुत पूरा स्मरण में नहीं है, जो मुझे जितना याद है मैं कोशिश करता हाँ। हूँ आशीष जी गुनगुनाने की। क्योंकि मैं उस तैयारी से आज आया नहीं था कि मुझे वो गाना गाना पड़ेगा इनफैक्ट। हाँ। तो हे दाता देना शक्ति जीवन में आगे बढ़ने की, हे दाता देना शक्ति अब चेतन से चेतनता का अंकुर फूटे मन आंगन में, सच का जो रूप सलोना है दिख जाए अंतस दर्पण में, मेरी भाषा शिल्प कलाओं में नव ज्ञान हमें दो गढ़ने की, हे दाता देना शक्ति जीवन में आगे बढ़ने की, हे दाता देना शक्ति। फिलहाल इतना ही मुझे याद है आशीष हाँ। जी। हाँ भैया, अब और ये मैं हाँ। काफ़ी भूल गया हूँ एक्चुअली। हाँ। जी, बोलिए? हाँ, अब एकदम एकदम मतलब वो ठेठ लहजे में, चूंकि अभी जब मैं ये आपके आने का इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डाला तो एक सवाल आया, और जी। हमारे रेगुलर रहे हैं प्रभात नाम है उनका। हुँ, हुँ। उनका एक सवाल आया हाँ, हाँ। कि जब विशु जी का इंटरव्यू लीजिएगा तो उनसे पूछिएगा, तो हम बोले कि चलिए ठीक है, हम जी। पूछेंगे। और अब पता नहीं हाँ। उनका सवाल है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे ये जवाब देना है, मुझे नहीं, ये जी, उनका सवाल है। और नहीं, सवाल नहीं, उनका ये था, मेरा सवाल हमेशा है। जी। हाँ, सवाल उनका ये था कि गाना जो आप लोग गाते हैं वो कैसे गाते हैं, मतलब आपके मन में अगर एक बात आए, मेरे मन में आया कि मुझे एक गाना गाना है,
अब वो गाना हम गाएंगे तो जी जी। पहले जाकर बोलेंगे कि हमको गाना गाना है, पहले हम लिखेंगे, या लिखने के बाद हम किसके मतलब पूरा प्रोसेस क्या है गाना लिखने का, अगर आप उसको ब्रीफ में अच्छा, कहने का मतलब है जो एक गाना एक लिरिसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक गायक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछना चाह रहे हैं? हम पूछना चाह रहे हैं, आप एक लिरिसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझाइए और फिर एक गायक के, चूंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं दोनों का इंटरव्यू ले रहा हूं। तो देखिए, ऐसा है आशीष जी कि गीत लिखने के हमारा गीत का जो, अब मैं जैसे करता हूं तो मेरे पास कैसे कई सेक्शन होते हैं। जैसे जॉब है, एक है रेलवे में जॉब करते हैं, कोई बोलते हैं, ठीक है ना? तो रेलवे में भी कई सेक्शन होते हैं। कोई हाँ। इंजीनियर बन रहे तो इंजीनियर में एक सेक्शन होता है। वैसे लिरिक्स में भी सेक्शन होता है। जैसे फिल्मों का गीत जो होता है वो अलग होता है, उसकी राइटिंग अलग होती है। जो एल्बम होता है वो अलग होता है। आपके जिंगल होते हैं जो हमारे विज्ञापन के लिए जो हम करते हैं, विज्ञापन के लिए भी मैं काफी करता रहता हूँ। काफी मैंने 10-12 जो लिखे हैं और ठीक ठाक लिखे हैं। और कुछ लोगों का पर्सनल सॉन्ग होता है, भजन होता है, तो ये एक प्रोसेस से करते रहते हैं हम लोग। फिल्मों के साथ कैसा होता है कि फिल्मों में बहुत सारी चीजें निर्धारित रहती है। जैसे उसकी एक कहानी होती उसके एक डायरेक्टर होते हैं और उसके एक म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, है ना, प्रोड्यूसर होते हैं। तो जब आप लिखते हैं किसी के लिए तो क्या होता है, आपको एक डायरेक्शन मिलता है, पूरी स्टोरी आपको समझनी पड़ती है, तो कैरेक्टर क्या है वो समझना पड़ता है। और कई बार आपको क्या है कि मिलता है आपको उसको बोलते हैं हम लोग शीर्षक गीत, टाइटल सॉन्ग, वो होता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर उस शीर्षक के हिसाब से आपको करना पड़ता है। तो मुझे तो अक्सर, अब जैसे मैं सीरियल में करीबन 15-20 सीरियल में टाइटल सॉन्ग लिखा, तो उसमें उस टाइटल को सेट करना पड़ता है इस तरह से कि आदमी को अच्छा भी लगे और वो नाम भी सामने आ जाए। उदाहरण के तौर पर अभी लास्ट टाइम मुझे एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 स्टार रेटिंग किया था एक सीरियल के सॉन्ग के लिए, तो उसकी राइटिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सीरियल का नाम था नैना मन की आंखें, और वो जो कैरेक्टर है, एक बच्ची है, मान के चलिए 10-12 साल की, जिसको कोई दिखता नहीं है, उसका नाम है नैना। तो उससे उससे जैसे उसकी लाइनें थी कि सपनों की दुनिया बहुरंगी, आशाओं के फूल खिले हैं, नील गगन के बाहर भीतर सपनों के एक रंग मिले हैं। सॉरी, मैं लिरिक्स भूल रहा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ हाँ, हेलो, सॉरी। हाँ, वो गाना मैं लिरिक्स भूल गया हूँ एक्चुअली उसका, तो जो भी है हाँ हाँ। मैं दूसरा, हाँ, दूसरा गाना बताता हूँ एक लाइन में, है ना। हाँ, ये राखी और सिंदूर करके एक था, हाँ हाँ, राखी और चर्चा सिंदूर आपने, डीडी किसान का ये गीत रहा है। हाँ, तो वो काफी चर्चा हुआ था। तो वो हाँ। जैसे राखी और सिंदूर दो अलग अलग, एक मतलब कैरेक्टर है जिसके पति का भी ध्यान रखना है और अपने भाई का भी ध्यान रखना है, मतलब मैहर और ससुराल जो बोलते दोनों को। अब उस शब्द को मुझे डिजाइन करना रहता है। 1 मिनट में टाइटल सॉन्ग आता है, फिर खत्म होता है। बैकग्राउंड पंजाब का है ना। तो इस तरह से जैसे कि मिठे लोक ते मीठी बोली, साडा है पंजाब, जहां फसलें गुनगुनाती है, इश्का दे गीत गाती है। जहां फसलें गुनगुनाती है, इश्का दे गीत गाती है, रिश्तों के फूलों की खुशबू हर गलियों को महकाती है। आ जाए दरार जो रिश्तों में अपने बेगाने हो जाए, संबंधों की गुत्थी सुलझाने का है दस्तूर, बहन निभाए राखी का रिश्ता, पत्नी का अभिमान सिंदूर, राखी और सिंदूर, राखी और सिंदूर। तो ये एक लयकारी आपने देखी कि भाई हाँ। हमने राखी सिंदूर, मुझे बोलना भी था अंतिम में और उस स्टोरी को भी कैरी करनी रहती है।
जहाँ फसलें गुनगुनाती है, इश्कादे गीत गाती है, फूलों की रिश्तों के फूलों की खुशबू हर गलियों को महकाती है, संबंधों की गुत्थी सुलझाने का है दस्तूर, बहन निभाए राखी का रिश्ता, पत्नी का अभिमान। तो इस तरह की लाइनें होती हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसकी राइटिंग आपको मीटर में लिखना होता है। कविता और लिरिक्स में ये फासला होता है कि कविता में आप लाइनें जो लिखते हैं रैमिंग हो सकता है वो, लेकिन भाव भी होगा, शब्द में कविता अच्छी रहेगी, लेकिन कई बार वो गीत नहीं बनता, क्योंकि गीत के जो मात्राएं होती है वो बड़े सधे हुए गिने हुए रहते हैं, और उससे जरा सा भी अभी इसीलिए जो हम गा पाते हैं या आप गा पाते हैं कोई भी गाना, क्योंकि उसको लय में फिट किया गया है। तो उसकी जो बोलते हैं संगीत की जब तक आपको समझ नहीं होगी, एक आप गीतकार नहीं हो सकते हैं, एक आप अच्छे कवि हो सकते हैं, एक अच्छे लेखक हो सकते हैं। तो संगीत की समझ या मीटर की समझ होनी चाहिए, ये तो पहला है। दूसरी चीज है कि अलग अलग जब आप एक संघर्ष करते हैं, एक दौर होता है यहाँ पे मुंबई में आने के बाद, प्रोड्यूसर से मिलते हैं, आपके कोई फ्रेंड होते हैं, वो आपको तो कई तरह से इंट्रोडक्शन होता है, लोगों से मिलते हैं, आप बोलते हैं भाई कि हम गाना लिखते हैं। तो अब तो जमाना ये आ गया, ये तो मैंने एक प्रोसेस आपको बताया कि भाई ऐसे काम होता है जो कि एक जमाने से आते रहा है। अब जमाना बदल गया है, अब क्या हो गया है, धुन पहले बहुत लोग तैयार कर लेते हैं, लिरिसिस्ट को बुलाया जाएगा, भाई आप इस पर लिखिए। तो ऐसे भी हम लोग को काम करना पड़ता है। एक टाइम बहुत पहले की बात है, एक गाना मैं किया था चैनल वी के लिए, उसका ऐसा धुन था जैसे दिल ये कुछ कह रहा है, लब जो ना कह सके, ख्वाबों में तू, ख्यालों में, दिल की धड़कन में तू ही तू, गुस्सा तेरा उफ ये तौबा, हर कोई है जानता, पर कोई तेरी सादगी को क्यों नहीं पहचानता, मैंने तुझको है चुन लिया, अब क्या करूं तू ही बता, दिल ये कुछ कह रहा है, लब जो ना कह सके। वो चैनल चैनल बी के लिए था, तो उसकी जो फ्लो होता है, उसकी जो रैमिंग होती है, वो थोड़ा सा मतलब फिल्मी स्टाइल था। जैसे पहले जब आपने बाराती भोले बाबा, वो देशज है, वो आपकी एक परंपरा से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो उसकी जो शब्द का जो चयन होता है, उसकी एक अंतरा मैंने जो क्रॉस में लिखा है कि देव दानव यक्ष नाग किन्नर गंधर्व की टोली, देव दानव यक्ष नाग किन्नर गंधर्व की टोली, बाराती भोले बाबा की कैलाश से चली, नाचे नंदी ठुमक संग नाग बासुकी। तो वो शब्दों का ज्ञान, कहानी को समझना, जैसे शिव की है बात, वह शिव के वाहक हैं नंदी, उनके जो गले में विराजते हैं वो वासुकी उसका नाम है, उस नाग का। तो नाग और उनके जो करीबी होते हैं, जब आपकी शादी होती है, जब आपकी कभी होगी या आपके भाई की शादी हुई, जो नजदीक के लोग होते हैं ज्यादा खुश रहते हैं बारात जाने में। इसलिए हमने जो उसमें वर्णन किया था वो हमारी उन सब चीजों का। और महादेव की बात जब होती है तो अकेले वो होते हैं जिसको कि सब लोग स्वीकार करते हैं, और इसीलिए महादेव वो होते हैं कि नाग भी है, देव भी है, दानव भी है, यक्ष भी है, किन्नर भी है, गंधर्व भी है, ये सब लोग बारात में जाते हैं। तो वो होता है कि सब्जेक्ट जो आपके पास आता है उसकी समझ होनी, उसका अध्ययन करना। हाँ जी, और कोई प्रश्न? हाँ, प्रश्न एक और ये था, क्योंकि ये प्रश्न जो है अभी हम ये जरूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंबई आना चाहते हैं। मुंबई का क्या सीन है, कैसा स्ट्रगल है मुंबई में? आप जी 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 15 सालों से रहे हैं, एक्टर से, डायरेक्टर से, म्यूजिशियन से, म्यूजिक लिरिसिस्ट और गायक तो आप खुद हैं ही, और भी बहुत सारे लोगों से फिल्म में आप जुड़ते रहे हैं, बात करते रहे हैं। तो क्या लगता है कितना स्ट्रगल है, कैसे हाँ, अपने आप को उस हिसाब से कैसे अडेप्ट कर सकता है? देखिए, संघर्ष जीवन में तब तक होता है जब कि आपकी तैयारी नहीं होती किसी चीज। तैयारी दो तरह से होता है,
एक तो होता है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसकी तैयारी, फिर दूसरी तैयारी होती है आपकी मानसिक तैयारी। क्योंकि बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसा होता है, घटनाएं जो घटती है वो अकल्पनीय होती है। वो एक बोलते हैं ना, पूरी सृष्टि को एक सुपर नेचर चलाता है। जैसे अभी कोरोना हो गया, किसी के हाथ में कुछ चीजें नहीं थी। आज की घटनाएं हैं भाई कि यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है, या पाकिस्तान या इंडिया में होती है। लेकिन जब कोरोना जैसा आता है चीजें, तो फिर सारे देश में वो बम जो रखे हुए हैं उससे बाद में निपटेंगे, पहले पर्सनल चीजों को निपटने। तो वही होता है जब एक आदमी संघर्ष करता है, जहाँ पे हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री है, आर्ट वर्ल्ड ऐसा होता है जहाँ पर कोई दुकान या कोई कंपनी नहीं होती कि जहाँ आप गए और अपनी चीजों को रख दिए और आपको देखकर काम मिल जाएगा। या आपका कोई यहाँ ये अकेली इंडस्ट्री जहाँ की डिग्री नहीं पूछी जाती है कि आप कितनी पढ़ाई किए हैं। ये नहीं पूछा जाता है कि आपके गुरुजी कौन है, जहाँ से आप सीख के आए हैं। यहाँ आप क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है और आपकी रचना धर्मिता क्या है, इसकी बात होती है। तो उसकी जो तैयारी होती है, अगर कोई एक्टर है तो उसे अपने उसकी जो स्कूलिंग होती है, अपने स्कूल से ही उसके अंदर वो चीजें आनी चाहिए। अगर गायन करना चाहता है तो स्कूल टाइम से ही उसके अंदर वो सीखने की क्षमता। अच्छा, ये बातें होती है कि हर कोई को क्या बोलते हैं कि सुविधाएं मुहैया नहीं होती है। बहुत सालों से कोई जैसे आप हैं, आप आज चैनल चला रहे हैं, बहुत लोग चाह रहे हैं कि भाई चैनल चलाएंगे और आपसे हो सकता है कि बेहतर उनका मानसिकता हो, लेकिन उनके पास शायद एक लैपटॉप भी नहीं मिल रहा हो, उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं हो। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे टैलेंट होते हैं, लेकिन वो टैलेंट जो है, जो बोलते हैं ना कि ट्रेन तो चलती है, लेकिन जहां पर अंतिम होता है ना ट्रेन, वहां पे बहुत कम यात्री रह पाता है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को। हाँ। तो वो यात्रा जो होती है, वो यात्रा बड़ी रोचक होती है। और अगर आपने टिकट कटाया है कि भाई मुझे वहीं जाना है, पटना से मुंबई ही जाना है, पटना से हमें रास्ता पकड़कर दिल्ली नहीं क्रॉस कर जाना है, तो आपको ये चीजें मिल जाती है। क्योंकि बड़े-बड़े लोग हैं, जैसे नवाजुद्दीन की बात कर सकते हैं, या इंडस्ट्री में बहुत सारे पूरा मतलब 35 साल के बाद, 40 साल के बाद एक्टिंग में आए हैं, गायन में आए हैं। इवन मैं ही, आप देख लो, मैं इतने सालों से मैं लिखता था, अब मैं गायन में आया हूँ और आप लोग को अच्छा भी लग रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो चीजें होती है कि आपको उसकी समझ होना, अपनी क्षमता को समझना, फिर उस क्षमता को समझने के साथ-साथ एक बोलते हैं कि डेडिकेशन, कि भाई हमें करना है, चीज़ों को कैसे भी मतलब स्थितियाँ जो भी आए, ईश्वर को साक्षी मान के प्रण लेना पड़ता है, तब जाकर कहीं कुछ चीज़ें फलीभूत होती है। क्योंकि जो ऑब्स्टेकल होता है, जो आपको अवरोध है, कई तरह से होता है, सामाजिक होता है, पारिवारिक होता है, आर्थिक होता है, मानसिक होता है ना? उन सब चीज़ों को, ये सारे जो आप युद्ध करने की बात होती है इससे। जी, आगे बोलिए। हाँ, तो हाँ, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पास आया है। वो अगला सवाल ये है कि, और ये मेरा खुद का भी ऑब्जर्वेशन है और बहुत सारे लोगों का ऑब्जर्वेशन है, और ये सवाल पूछने के लिए आप कि आपका लिखा गाना बॉलीवुड में भी गाया जाता है और साउथ में भी गाया गया है। दोनों तरफ साउथ का एक जो मूवी आया था सिंघम 2, उसमें भी आपकी गीत रही थी। तो वहां से एक सवाल मेरा है कि आज जी, जी। में जो नया पैटर्न बनता जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि साउथ का जो मूवी है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन जो बॉलीवुड का जो मूवी है उसमें थोड़ा सा डेंट लगा है, थोड़ी कमी आई है, उसके उतना पॉपुलैरिटी में थोड़ा कमी देखा जा रहा है। आपका इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है? हाँ। नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है साउथ की मूवी या कई बार हॉलीवुड की बात होती है, बॉलीवुड की बात होती है ना, तो ये मेकर की बात होती है। जो मेकर के सेंस होते हैं, जो चीजें होती है, अब वहाँ जो है एक्टर, लोग ऐसा बोलते हैं, अब सच्चाई क्या है, जैसे डिसिप्लिन को लेकर या काम करने के पैशन को लेकर होते हैं। और ऐसी बात नहीं कि यहाँ फिल्म नहीं आती, यहाँ पे भी आपको पता होगा। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, एक शेरशाह करके फिल्म आई थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी। अगर आपको मौका मिले तो कभी देखिए, अच्छी फिल्म थी। अभी जो फिल्म में जो है यहाँ पे अमिताभ बच्चन की फिल्में भी कई सारी आती है, पिंक जैसी फिल्में आती है, पीकू जैसी फिल्में आती है। तो फिल्मों का क्या है कि किसी के हाथ में नहीं। और सच्चाई ये है कि कुछ फिल्में जब वहां पे सुपर हिट हो जाती है,
तो उसकी चर्चा होती है, यहाँ पे भी जब होती है, लेकिन वहां पे भी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप होती है। जैसे हम तो जान रहे हैं कि भाई एक फिल्म या दो फिल्म अचानक से चर्चा आ गई, जैसे जय भीम करके अभी फिल्म आई थी, ये सब कोरोना काल के पहले से बनी हुई थी चीजें, हुई पुष्पा करके फिल्म आई, लेकिन पुष्पा। इस क्रम में यहाँ पे बहुत सारी फिल्में नहीं बन पाई। तो ये एक कारण है। दूसरी चीजें, जिसे मैं लिख रहा था गाना, तो मैं बता रहा हूँ कि जो सिंघम 2 का मैं लिखा था, मैं अपने जीवन काल में सबसे लंबा मुखड़ा, इसको हम लोग गाने का बोलते हैं, मुखड़ा होता है, फिर क्रॉस लाइन होता है, फिर अंतरा होता है। तो जब मेरे पास ट्रैक आया, देवी श्री प्रसाद का ट्रैक था, जो कि साउथ के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर इलैयाराजा के वो पुत्र हैं, और वहाँ बहुत बड़ा उनका नाम है। तो उसका ट्यून आया, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी कि एक ऐसे भी समय आता है जब आपको ट्यून पे लिखना होता है। तो ऐसा था कि ये आया था ट्यून विथ म्यूजिक, इसमें मुझे लिरिक्स लिखना था। तो अब साउथ भी मैं नहीं समझता हूँ, मुझे वो बताया गया भाई ये कैरेक्टर है, ऐसा है, सूर्या है और सिंघम का उसका है, तो मैं बोला ठीक है। और फिर मैंने लिखा उसको, क्योंकि वो मेरे फर्स्ट टाइम इससे वैसा काम आ रहा था जो कि पूरा पिक्चराइज भी हो गई है, ट्रैक तो छोड़ दो आप, फिल्म बन चुकी है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लिखना था, फिर मैंने उसमें लिखा था, और काफी हमेशा टीवी पे सेट मैक्स और कई सारे चैनलों पे आता है, तो मेरे कई बार आज भी मित्र बोलते हैं तुम्हारी फिल्म आ रही है, तो अच्छी एक गुदगुदी होती है, सुनकर खुशी होती है। उसकी लाइन सुनाता हूँ आपको। आया देखो गुर्राता शेर दिल ये सिंघम, फुर्तीला जोशीला मतवाला सिंघम, जुर्म को मिटाएगा ये इसमें इतना है दम, सागर की लहरों से ये खेल जाता है, अंगारे हाथों पे ये झेल जाता है, बेमिसाल है इसकी चाल, वीरता से चमके भाल, वायु वेग सा प्रखर है चेतना, बाहरे बाहरे हुआ कमाल, देखो आया रे आया करने धमाल, सिंघम सिंघम इज द सिंघम, ऐसा उसकी हाँ। तो ऐसे था कि आया देखो गुर्राता शेर दिल ये सिंघम, फुर्तीला जोशीला मतवाला सिंघम, तो टाइटल सॉन्ग था वो। तो सिंघम शब्द को मुझे यूज करना पड़ेगा उसमें। थोड़ी देर पहले जो बोला ना, यहाँ जो होती है एक व्यावसायिक राइटिंग होती है, कि आपको जो उनको चाहिए उसी को आपको सेट करके देना होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे आप चाट पकौड़े खाते हैं, तो आप बताते हो ना कि मिर्ची भैया कम डालना, थोड़ा सा प्याज थोड़ा ज्यादा डालना, है ना। अब उनका एक टेस्ट डेवलप होता है, वैसे काम को लेकर भी है कि उनको क्या चाहिए, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं। तो ये है प्रभु। हाँ। अब और कोई सवाल? हाँ, अब सॉन्ग पर तो हम अब सुनेंगे, बहुत गीत सुने हैं आपसे, और फिर एक दो गीत सुनेंगे। अब चूंकि इंटरव्यू के हम चूंकि लास्ट मोड की तरफ निकलेंगे, चूंकि बहुत सारी चीजों पर हम बात की, और चूंकि समय का अभाव है, और फिर कभी बात करेंगे जो और सवाल आएगा, चूंकि जी जी इंटरव्यू बहुत सवाल आएगा, तो और भी बहुत तरीके की बात होगी, और फिर बुलाएंगे आपको। जी। लेकिन एक दो सवाल, हाँ हाँ छोटा सा सवाल है, पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा है, तो अगर जी, दे पाए जवाब तो जरूर दीजिएगा। अगर आगे, चूंकि जरूर जरूर, क्यों नहीं, ये बेशक। बहुत ही अजीब टाइप का सवाल है, पता नहीं क्यों मेरे मन में एक हाँ आया, तो मुझे लगा कि जरूर पूछना हाँ हाँ चाहिए कि हाँ, जैसे कि अभी अब चूंकि देखिए कैरियर की बात है, अब म्यूजिक को, अब चूंकि आप लोग कैरियर हम्म, नहीं बोलिएगा, आप लोग तो कहिएगा ये कला है, लेकिन जो रियलिटी। जी जी हाँ, नहीं कैरियर भी है, क्योंकि आप भरण पोषण, जैसे मैं बोलता हूँ मैं कलम की कमाई खाता हूँ, हाँ अभी तक कलम की कमाई खा रहा था, अब आवाज की कमाई खाऊंगा। हाँ तो हाँ हाँ। हाँ, तो चूंकि ये जो कैरियर है, इसमें क्या फ्यूचर है मुंबई में, अगर कोई गाना गाने जाता है, मतलब मैं अगर इसे एकदम सात हम्म। शब्दों में कहूं, तो क्या पैसा है इसमें, कितना मिलता है? हाँ, ये बड़ा ही मतलब पेचीदा सवाल है आपको, नो डाउट। अभी मतलब। मैं बताऊं आपको कि ये सब्जेक्ट जो ऐसा है ना, हम्म आर्टिस्ट का कभी फिक्स नहीं होता है, पहला चीज। दूसरी चीज ये होती है कि उनके रिलेशन के ऊपर होता है डिपेंड, है हम्म ना, किस बैनर में कहाँ हो रहा है। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, तो आज भी मैं कॉमर्शियली काम करता हूं, हम्म तो फिल्मों के लिए या सीरियल के लिए जैसा प्रोजेक्ट होता है, कहीं पे मुझे
20,000 एक गाने का मिलता है, कहीं 35,000 मिलता है, कहीं कहीं पे मेरे 50,000 भी कोड किए हुए हैं काम पर, है ना? तो डिपेंड करता है कि किस बैनर में, किस कैनवास पे हो रहा है। अगर आप बड़ी फिल्म कर रहे हैं जहाँ की 40 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़ की फिल्में बन रही है, तो वहां पे फिर 20-30 हजार की बात नहीं। फिर एक लिरिसिस्ट का एक अच्छा मैं अभी जो चल रहा हूँ, मैं मेरा अपना जो आजकल मैं कोड करता हूँ, मैं पूरे म्यूजिक का जो बजट होता है उसका मैं 20% कोड करता हूँ। मान लीजिए कि फिल्म जो है बन रही है, उसमें 4 गाने या 3 गाने या 5 गाने हैं, है ना? उस गाने का म्यूजिक का बजट है 10 लाख रुपए। तो 20,000 10 लाख है तो 2 लाख। अब जो 8 लाख बचा, उसमें से म्यूजिक डायरेक्टर हुए, उसमें से सिंगर लोग को दिया गया, जो गाने बनते हैं स्टूडियो में खर्च होता है, अरेंजर एक होते हैं, एक उसके मास्टरिंग वाले होते हैं, मिक्सिंग वाले होते हैं, म्यूजिशियन आते हैं। जैसे गाना बनता है आजकल कंप्यूटर पे गाना बनता है, फिर उसमें लाइव की जरूरत पड़ती है। फ्लूट वाले आते हैं, मृदंग वाले आते हैं, ढोल वाले आते हैं, सैक्सोफोन वाले आते हैं, तो कई सारे म्यूजिक होते हैं। तो फिल्म सॉन्ग मेकिंग में भी वैसे ही है जैसे फिल्म मेकिंग में है कि हीरो जब बड़ा रहेगा, स्टोरी जैसी रहेगी तो 100 करोड़ की फिल्म बनेगी, और जो कम बजट की भी फिल्में होती है वो भी सुपरहिट होती है। आप बाहुबली को भी देखते हैं उतने ही टिकट में, आप उसी टिकट में जाकर जो खूनी की फिल्म आई थी वो भी देखते हैं। लेकिन दोनों की फिल्म की जो मेकिंग है, जो स्टार है, अलग है। तो वैसे गाने में भी होता है, गाने आपको मेरे सब पसंद आएंगे, लेकिन गाने का बजट अलग अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि गाने का बोल, गाने का डिमांड, जैसे बोला ना अभी मैं थोड़ी देर पहले कि जब मैं सिंघम करता हूँ उसका म्यूजिक हैवी है, क्योंकि ये गाना तब तब यूज होता है जब जब वो फाइट करता है बंदा। तब जब वो फाइट करेगा तो निश्चित तौर पर उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक यूज होगा, सैक्सोफोन या फ्लूट नहीं बजेगा। उसमें क्या होगा, रिदम हो गए बड़े बड़े, धन 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 जो भी होता है ना, जैसे ए रहमान का गाना आपको पता होगा, जोधा अकबर का था, अजीमो शान शहंशाह, लाइक दैट ऐसा म्यूजिक होता है। तो वो पूरे लाइव बजाने पड़ते हैं ड्रम। अब एक ड्रम मान लीजिए 20 या 25 ड्रम आप लाइव बजाते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो। वैसे जैसे एक अजय अतुल का सिंघम का फिल्म आया था अजय देवगन में का, तो उसमें एक गाना था, अ, अ, एक वो था ना, ज्वाला सी भड़की है आंखों में तेरा नाम, शायद अग्निपथ का था। अग्निपथ। धरती अंबर सितारे नजरे उतारे, तो वो गाने में जो रिदम सेक्शन है पूरा लाइव, जब नासिक ढोल और सारी चीजों का होता है, तो वो उसका खर्च ही हो जाता है, मान के चलिए 8 लाख 10 लाख का। तो गाना फिर बनेगा, वो पूरा बजट ही रहेगा 1-1.5 करोड़ का। तो कहने का मतलब है कि गाने जो बनते हैं रहमान वगैरह जैसे हैं, तो उनका बजट जो होता है, एक एक गाने का 5-5 करोड़ वो डिमांड करते हैं। किसी से हो सकता है 1 करोड़ में ही बना देते हैं। हम लोग जैसे अभी छोटे और मतलब एक तरह से नवोदित लोग हैं, जिनका बहुत ज्यादा नाम नहीं है, चुटपुट अभी स्टार्टअप एक तरह से बोल सकते हैं, तो हम लोग के गाने बनते हैं भाई 3 लाख में, 2 लाख में, 4 लाख में, है ना? ऐसा इस रेंज में बनता है। और वहां जो बन रहा है, बड़े जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कोई 20 लाख में एक गाना बना रहे हैं, है ना? कोई 1 करोड़ में बना रहे हैं। तो वो होता है कि एक तो नाम किसका कितना बड़ा है, उसकी एक फीस होती है। दूसरा होता है कि उसमें कितनी जरूरत पड़ रही है। इस तरह से आशीष बाबू जी। अब एक सवाल हम और पूछना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति मुंबई जाता है और चूंकि वो बहुत अच्छा गाना घर में गा रहा है, अब वो मुंबई हम्म। मुंबई पहुंचने के साथ, अगर देखिए, तरीका आजकल है कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग निकल गए वायरल होके। जी जी जी। अगर उनके अंदर कला नहीं है तो वो एक बार वायरल होते हैं। चूंकि एक बार मैं आपसे बात कर रहा था तो उस दरमियान भी ये बात आई थी कि अगर कोई लोग अगर एकाएक वायरल हो गए, फिर अगर उनके पास दूसरा नहीं है तो फिर वो अगला बार तो फिर कोई उनको फिर जानेगा नहीं। तो हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, हाँ, सही जो बोल। सृजन वाले लोग हैं जिनके अंदर क्वालिटी है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के हाँ। साथ अब क्या करना होगा? हम्म। मतलब मैं उस टाइप से, मैं हम्म। बहुत वैसे लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जिनको कोई आइडिया नहीं म्यूजिक इंडस्ट्री का। उनको लगा कि अच्छा अच्छा। मुंबई में मिल हाँ, मैं जाएगा, समझ गया, जो मुंबई एकदम पहुंचे। गांव गांव। हाँ, जो करने का मतलब एक छोटे शहर से जिनको कुछ नहीं पता है, हम्म। वो करना चाहते हैं, है ना? हम्म। तो देखिए, जो एक्टर के लिए आपको मैंने बताया कि एक्टर लोग जिनको एक्टिंग करनी है,
तो उनको सबसे पहले अपने आप को निखारना होगा। उनको निखारने के लिए, या जो कोई राइटिंग करते हैं, कोई गाना गाते हैं, तो इसका जो बेसिक जो बोलते हैं ना, कोर, जहाँ से बीज शुरू होता है, वो है शब्द, वो है भाषा, है ना? तो आपको आपकी भाषा, उस पे कमांड होनी चाहिए। शुद्ध हिंदी कैसे बोली जाती है, इंग्लिश का डिक्शन क्या होता है ना? आप मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10-15 भाषाओं को समझिए जानिए, लेकिन जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं, अगर आप बंगाली में कर रहे हैं, आप मराठी में, तेलुगु, तमिल, मलयालम में कर रहे हैं, जैसे मैं अभी मुझे गाना है, तो गाना में गाना है तो मुझे भाषा नहीं सीखनी है। या आप सुनते होंगे कि लता दीदी 36 भाषाओं में गाती थी, या क्या नाम है, उदित जी 32 भाषाओं में गाते हैं। तो ये 32 भाषाओं की ज्ञाता नहीं है ना? ये, लेकिन उसका उच्चारण कैसे होता है, जैसे हम संस्कृत का जब कभी उच्चारण करते हैं, है ना, तो वो उच्चारण में कैसे होता है। लेकिन अगर जैसे अभी संस्कृत की बात मैं बता रहा हूँ, संस्कृत से तो वो वाला अब एक बार गीत यहाँ पर भैया जरूर आप सुनाइएगा विष्णु जी की, वो जो गीत था आपका कि कौन महामृत्युंजय मंत्र, क्या वो जो शिव जी वाला अच्छा, तांडव। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अभी नमामि शमीशान अभी मैं एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो आपको सुना देता हूँ 4 लाइन। हाँ। और जैसे अभी मैं लता जी की भी 4 लाइन बताता हूँ, जब मैं उनसे प्रभावित हूँ बहुत, और मेरे लिए इसलिए कि एक मैंने मेरी जो गायकी है, उसमें एक ऑब्जर्वेशन गुरु हम उसको बोल सकते हैं, वो लता जी हैं, किशोर कुमार हैं। अब मैं गा रहा हूं तो किशोर कुमार नहीं आपको छलक रहा है, लता जी नहीं छलक रही है, लेकिन उसके कोर में वो है। उनसे मैं प्रेरणा, अच्छा, 2 चीजें होती है, आपको बता दिया जाता है कि साइकिल ऐसे चलाना है, फिर उसके प्रैक्टिस करनी होगी ना आपको, हाँ। बिना बताए हुए कि साइकिल बैठिए, पैडल हैंडल को पकड़ना, ऐसे करना, और करना नहीं हो, जब तक आप 2-4 बार गिरेंगे। तो मेरा वो अभी गिरने का प्रोसेस चल रहा है आशीष जी, तो मैं सीख रहा हूँ। तो लता जी के लिए मैं बहुत, मतलब 2 दिनों तक परेशान रहा मैं। उनकी यहाँ मुंबई में जो शिवाजी पार्क में उनकी अंतिम संस्कार में मैं शामिल हुआ था। मेरा एक मित्र है, म्यूजिक डायरेक्टर, हर्ष नाम है, उनके साथ जो मैं काम कर रहा हूँ, वो बोले कि लता जी के चली गई हैं और बड़ा दुख है। मैं उसको अपनी बातें नहीं शेयर किया कि मैं कितना दुखी हूँ। 2 चीजें मेरे साथ एक साथ हुआ कि जिनसे मेरा अचानक से एक बड़ा सा लगाव हो गया था, और जिनको लेकर एक हमने सपने 2.5-3 साल से बुन रहा था, कोरोना के कारण वो चीजें स्थगित हो गई। मेरा गाना नहीं रिकॉर्ड हुआ, और 2 दिन पहले जिसकी मैंने चर्चा की हो, रोज मैं अखबार देख रहा था कि दीदी की क्या स्थिति है। मुझे कॉल आता था मेरे भाई का, मेरे मित्रों का, कोई ऐसे अफवाह बीच में उड़ गया कि दीदी गुजर गई। तो मैं बोला कि यार, जब तक मैं नहीं डिक्लेयर कर दूं, समझ लो कि ये आजकल सोशल मीडिया पे अफवाहें बहुत चलते रहती है। तो उनके लिए 4 लाइन जो मुझे याद है अभी, कि तेरी विदाई हृदय विदारक, हे सुरदेवी लता जी, कोकिल कंठ स्वर कोकिला, भारत रत्न लता जी, शारदा पुत्री लता जी, हर कोई तेरे स्वर से मोहित, गीत मधुर करता सम्मोहित, सब शब्दों का भाव तुम्ही से, सातों सुर हर साज तुम्ही से, पीढ़ी दर पीढ़ी के कानों में स्वर तेरी लता जी, है स्वर तेरी लता जी, देश द्रवित हो करता क्रंदन, आपको अंतिम सबका वंदन, ना भूतो ना भविष्यति, दूसरी कोई लता जी, दूसरी कोई लता जी। ये कुछ शब्द थे, वो हमारी पर्सनल इमोशन है। हाँ बहुत अच्छा था, सुनते रह गए हम। धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। क्या पूछना था? नहीं, वो
इतनी बड़ी है, मतलब एक हमारे लिए और एक संगीत सृष्टि के लिए वो एक कल्प वृक्ष की जैसी थी। हम्म। और मैं इसलिए इमोशनली ज्यादा हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ मेरे फोटो खिंचाया, मैंने 2 घंटा मैं उनके साथ बीता हूँ। उस अबोध अवस्था में मैं बिताया हूँ जब मैं उस व्यक्तित्व को उतना नहीं जान रहा था कि ये महान कितना है। और उसमें एक घटना है इसलिए मुझे याद आती है कि वो मुझे ऑब्जर्व कर रही थी। उनके रिकॉर्डिंग में सब लोग जाते नहीं थे क्योंकि वो भारत रत्न, उनकी बड़ी प्राइवेट तरीके से। और तो मैं खड़ा था तो उन्होंने मुझसे सवाल किया ऐसे ही, आप कौन है साहब? अब मेरी तो मतलब ऐसे मैं हिल गया, मैंने कहा ये क्या बोल रही हैं ये? मैं तो समझ ही नहीं पाया क्या जवाब दूं। मतलब क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती हैं और हम्म। मुझसे पूछे, और मैं तो आया हूँ गीतकार बनने के लिए, मैंने एक गाना भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं कैसे किस हैसियत से बोलूं कि मैं एक गीतकार हूँ? मैं हम्म। चुप रह गया, कुछ नहीं बोल पाया। तो वो होता है कि मेरे अंदर भी वो एक ईमानदारी थी कि जब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ एक भी गाना तो मेरा अधिकार नहीं बनता है मैं बोलूं मैं गीतकार हूँ। हम्म। तो सही। तो वो आशीर्वाद है कि उस इमोशन को, जैसे आप बोले कि आप सुनते रह गए, अच्छा लग गया, क्योंकि वो मेरे अंत है। वो किसी के लिए लिखा नहीं, मुझे पैसे नहीं दिए इसके। हाँ भैया, अब तो विशु जी हम यहाँ पे आ गए थे कि हाँ, जो लोग वहां जाएंगे, गायक गायक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो किनसे संपर्क करें? हाँ, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा, सबसे पहले अपनी खुद की तैयारी वो करें। हम्म। खुद की तैयारी में भाषा, जो डिक्शन है, जो एक्टिंग करना चाहते हैं वो मंचीय कलाकारों से जुड़े पहले अपने लोकल लेवल पे। एनएसडी करके एक होता है ग्रुप जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत उसी से बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए हैं, जो आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, पंकज त्रिपाठी जी हो गए, आपके नसीरुद्दीन शाह हो गए, अनुपम खेर हो गए। तो मतलब बड़ी बड़ी हस्तियों हैं। दो ग्रुप एक है, एक तो है जो सीख कर आया हुआ है और एक जो है अपना एक यहाँ पे संघर्ष करके किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ जब आप संघर्ष करेंगे तो संघर्ष करने से अच्छा है कि सबसे पहले एक तैयारी कर लीजिए, जो क्योंकि फिर आपको कुल मिलाकर वही है कि आप क्या जानते हैं वो आपसे पूछा जाएगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले तैयारी के तैयारी आपको करना चाहिए। तैयारी के बाद क्या करना है? हाँ, नहीं, मुख्य तौर पे मैं इसलिए ये बात बताया आपको कि तैयारी लोग नहीं करते हैं। हाँ। उनको ऐसा लगता है कि अब हम अच्छे दिख रहे हैं या अच्छा गा रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अब सीधा बम्बई चले जाना हम्म। है। लेखक के लिए तो ठीक है, गायक के लिए और कलाकार जो एक्टर हैं इसके लिए उसकी जो बोलते हैं एक बारीकी समझना, उस चीज को जानना। अचानक से स्टार बनना या बड़ा बनना सपना नहीं होना चाहिए। एक गायक बनना, एक एक्टर बनना पहले सपना होना चाहिए। हम्म। ये जो फील्ड है ना वो लाइफ टाइम डेडिकेशन वाला है। और जिस दिन आपके अंदर वो आपके अंदर निखार रहेगा ना, तो यहाँ पे तो भीड़ है। हम्म। तो जो लोग तैयारी करके आएंगे उनका सिलेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि जो आप तैयारी करके आएंगे, कितना भी तैयारी कीजिए, वो यहाँ पर आकर हो जाएगा 5%। आपको लगेगा कि मैं 100% करके आया हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर यहाँ एक तैयारी शुरू होगी। जैसे आप 10th का पढ़ाई कर लेते हैं या 12th का पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत टॉपर हो जाते हैं, लेकिन आपको जब कोई एग्जाम देना होता है तो उसकी फिर से तैयारी करनी पड़ती है। हम्म। इसी तरह से ये है कि आप जो सीखते हैं वो आपने जो जैसे +2 में जो पढ़ा, जो 10th में पढ़ा, वो बेकार नहीं जाएगा। अगर आपने उस समय अच्छी पढ़ाई की है तो जो एग्जाम की तैयारी होगी तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप एग्जाम निकाल लेते हैं। हम्म। वही है कि जब आपकी वहां की तैयारी होगी तब यहाँ पर भी वो चीजें जल्दी आपको काम मिलना शुरू हो हम्म। जाएगा। अब चूंकि आप इंटर तो पहला वो तैयारी हाँ। करना, हाँ। और दूसरा है यहाँ आने के बाद उस संघर्ष को। मैं बोला उसकी एक अपनी यात्रा होती है, उसका कोई राय नहीं दे सकता है कि कैसे क्या करना है। वो अपना, वो बोलते हैं ना कि अपना वो एक रास्ता निकलेगा। वो यहाँ हो बस जाता मुंबई है, आने का प्रण ले, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। रास्ता अपने आप निकल जाएगा। बहुत अच्छा भैया, बात निकल करके बहुत अच्छा लगा। और आपका गीत हम इतना सुन रहे हैं, हमको लगता है कि हम इंटरव्यू बंद करें न लेते रहे हैं और अब अपने दर्शकों को भी आपका गीत सुनवाते रहे। लेकिन चूंकि समय का अभाव आप नहीं नहीं, भी है, हमारा भी है, हाँ, दर्शकों का 3 भी तो है। 4 कितना सुनाऊंगा। बाकी दर्शक लोग कभी यूट्यूब पे भी हमारा, जैसे आज का है महाशिवरात्रि होगा तो हाँ। जरूर मैं अब
आपको एक जो रिक्वेस्ट गीत करूंगा अच्छा लगा, आपको जो सुनाना है आप सुना दीजिए, उसके बाद हम इस इंटरव्यू को बंद कर देंगे। ये मेरा समझ लीजिए एक अंतिम सवाल है कि आप जो जो गीत आपको सबसे अच्छा लगा, जो मैं आप अभी महादेव का अभी उसी मूड में, मैं उसी एक दूसरा अंतरा जो मैं नहीं सुनाया था सुना देता हूँ अंतरा, हाँ है ना। सुना देता हूं, और दर्शकों से भी अपील है कि वो जाके इनके चैनल पर, जो अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रहा हूँ, वहां हाँ जाके वो गीत को एक बार जरूर सुने, बहुत अच्छा, क्योंकि वहां म्यूजिक वगैरह सब कुछ है, पूरे वीडियो हाँ, कमेंट भी पसंद आएगा। करवाइएगा, मेरा हौसला बढ़ेगा, कमेंट भी कर ले दर्शक तो अच्छा लगेगा मुझे, हाँ है तो ना। वो इनके चैनल पर आप कमेंट भी कीजिए और देखिए भी, तो अब आप अपना आखिरी वो। हाँ, मैं सुना देता हूँ, दूसरा अंतरा सुनाता हूँ, 1-1.5 मिनट में हाँ खत्म करते हैं, क्योंकि आप मुझे बहुत समय दिया है। तो हाँ आंचलिकता, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि ये गाना जो शिव को जो है ना आंचलिक तौर पर स्वीकार ज्यादा किया गया है, बड़े शहरों में कम है ना, उसने आंचलिक शब्द रखे हैं। जैसे दूसरा अंतरा जो हमारा था, गौरा गौरी की शादी देखने स्वर्ग धराई, गहन पाताल से बेताल नभ तक बात ये फैलाई। गौरा गौरी की शादी देखने स्वर्ग धराई, गहन पाताल से बेताल नभ तक बात ये फैलाई। देव दानव यक्ष नाग किन्नर गंधर्व की टोली, देव दानव यक्ष नाग किन्नर गंधर्व की टोली, बाराती भोले बाबा की कैलाश से चली, नाचे नंदी ठुमक ठुमक संग नाग बासुकी। ये है, बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद विशु जी। बहुत बहुत आशीष जी। और ओडीएस, सॉरी, ओएसबी इंडिया आपका चैनल है, और मैं बोलूंगा लोगों से कि इस चैनल को भी और भी अपने मित्रों से शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही नए जो लोग होते हैं कार्य क्षेत्र में जिस तरह से लगे हुए हैं अच्छी खबरों को लाने के लिए, अच्छी सूचनाओं को लाने के लिए, तो लोग भी इसका लाभ लें। और अच्छा लगा, आप दर्शकों को भी फिर से नमस्कार बहुत है। बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं आऊंगा आपके चैनल पर, ये उम्मीद के साथ आज विदा लेता हूँ। धन्यवाद आशीष। धन्यवाद।